नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर की। दोस्तों, हमारा मेन पर्पस प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, हमारा टारगेट है बोर्ड 2026। तो हमें तैयारी तो बोर्ड की करनी है, लेकिन ये जो पेपर है, इस पेपर से आपको फ़ायदा मिलेगा और इस पेपर से आप अपनी तैयारी की जाँच कर सकते हैं। हर जगह लगभग यही पेपर आ रहा है प्री बोर्ड में, तो आप इस पेपर को देखेंगे और सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं इस पेपर से। ठीक है, तो आज हम ये पेपर देखेंगे और लगभग सभी जगह यही पेपर आया है प्री बोर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। देखिए दोस्तों, यह पेपर आ रहा है हर जगह, जिसकी सीरीज़ है 346 BCF। आप देख सकते हैं, ये सीरीज़ है इसकी। ठीक है, 346 BCF, ये हर स्थान पर यही पेपर आ रहे हैं। तो हमारा मेन टारगेट तो है बोर्ड एग्ज़ाम, लेकिन इस पेपर को हम देखेंगे और देखेंगे हम कितना सॉल्व कर पाते हैं, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप संपूर्ण पेपर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये पेपर। अच्छा, ये बात भी जान लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के ही पेपर हैं। जो एक सेट बचा हुआ होता है उसी को प्री बोर्ड एग्ज़ाम में करा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए ऐसा ही पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में आपका आने वाला है। तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाते हैं तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अपनी कमी ढूंढिए, आप कहाँ पर कमी कर रहे हैं, और जिससे आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पेपर। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है और मैं कई बार कह चुका हूँ, ये क्वेश्चन हर बार आता है लगभग, कि निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो अगर कोई जानता होगा, मतलब जिसने ठीक से पढ़ा होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा दो चीज़ें और पूछी जाती हैं एप्सिलॉन जीरो की। एक तो पूछा जाएगा इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12, है ना। और इसके अलावा पूछा जाता है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र होगा m-1 l-3 T4 और A2, ये होता है। ये तीनों चीज़ें आपको रट के जानी है। अगर ये MCQ में नहीं आएगा तो ये एक नंबर में ज़रूर आएगा। डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि निर्वात की वैद्युशीलता के मान मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि 5 MCQ आते हैं और प्रयास ये करना है कि MCQ तो कोई गलत ही ना हो। आप इसे सबसे लास्ट में करें। ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के लगाने हैं। तो ये तो आपको गलती करनी ही नहीं है कि MCQ भी गलत हो जाए। तो इसमें क्या ऑप्शन है? एक समान, मतलब क्या क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के लंबवत एक इलेक्ट्रॉन नियत वेग v से चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है? तो लंबवत चल रहा है। देखिए, हमें ये पता है कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चलेगा तो उस पर बल कार्यरत होगा, चुंबकीय बल, और उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, या QVB साइन थीटा, यही होता ना। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, और वेग दे रखा उसने, चुंबक क्षेत्र हो गया B, और साइन 90। भाई लंबवत का मतलब क्या होता है? थीटा इक्वल टू 90। तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 साइन 90 की। तो F बराबर कितना होगा? EVB। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। ध्यान रखना है, फ्लक्स दो होते हैं, एक होता है वैद्युत फ्लक्स और एक होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू EA, है ना। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये फाई ई की वैल्यू है, यानी वैद्युत फ्लक्स की। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया है चुंबकीय फ्लक्स, यानी फाई एम की वैल्यू पूछी है हमसे। किसकी वैल्यू पूछी है? फाई एम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई एम इक्वल टू BA। तो इसका मात्रक क्या बनता है? इसका मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, है ना। ये लिख देता हूँ मैं, न्यूटन मीटर पर एम्पियर ऑप्शन में है नहीं है। तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हुआ? B का मात्रक हुआ, है ना। तो इससे निकाल लेते हैं, तो इससे निकालिए। वैसे इसका मात्रक C सही होगा, वेबर होगा, लेकिन आप निकालना सीख लीजिए। B का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। A का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाई का क्या हो जाएगा? वेबर। तो ऑप्शन नंबर C सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी समतल परावर्ती पृष्ठ पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित है। तो परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति पूछी गई है ना। तो आवृत्ति हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहली बात तो हमें तरंग दैर्घ्य दे दी है उसने। तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी होगी? 5000 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को बदलिए मीटर में, तो 5 × 10⁻⁻7 मीटर, इतना हो जाएगा।
अब आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, तो आवर्ती का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻8 और लेमडा की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁻7 है ना। इसे ऊपर ले जाइए तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, पावर ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो 15 पावर को हम क्या करेंगे एक पावर अलग ले लेंगे, तो 30 इंटू 10⁻14 अपॉन कितनी थी नीचे वैल्यू 5 5 थी ना, तो 5 से ऐसे कितनी बार जाएगा 6 बार डिवाइड, तो वैल्यू कितनी आई इसकी, इसकी वैल्यू हुई 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज ये हुआ। तो ये न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी कभी एमसीक्यू में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका, ठीक है। तो ये हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दे ब्रोगली तरंग धैर्य के लिए व्यंजक क्या होगा। तो अगर जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन पी और पी बराबर होता है एम वी, है ना। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, संवेग की जगह रख देंगे तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए एच अपॉन एम वी कौन सा है, तो एच अपॉन एम वी है ऑप्शन नंबर 3, तो आंसर नंबर 3 होगा, ठीक है। तो इसमें दे रखे हैं 6 बहुविकल्पीय। तो देखिए अगला कौन सा है, तो इसमें पूछा गया है कि पी टाइप अर्धचालक का उदाहरण क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ये, तो ए ऑप्शन दिया है शुद्ध सिलिकॉन, सेकंड दिया है शुद्ध जर्मेनियम, थर्ड दिया है बोरोन से मदित या डोप किया हुआ जर्मेनियम या आर्सेनिक से मदित डोप किया हुआ जर्मेनियम। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि शुद्ध अवस्था में जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं वो निज अर्धचालक हैं, है ना। और जो पी टाइप अर्धचालक होता है वो बाह्य अर्धचालक है, इसमें कुछ अशुद्धि जरूर मिली हुई होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो कैंसिल आउट हो गए, ना तो शुद्ध सिलिकॉन है ना शुद्ध जर्मेनियम है, ये दोनों निज अर्धचालक हैं। अच्छा, अब पी टाइप अर्धचालक की बात आ रही है, तो पी टाइप अर्धचालक कौन सा होगा, एक ऐसा अर्धचालक जिसमें त्रिसंयोजक यानी जिसकी संयोजकता 3 हो ऐसी अशुद्धि मिली हुई हो अर्धचालक में, है ना, तो वो हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक। अब ये दोनों अर्धचालक हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, मान लीजिए जर्मेनियम ले लिया मैंने, अब जर्मेनियम में कुछ ऐसा मिलाइए जिसकी संयोजकता 3 हो, बैलेंसी 3 हो, तो वो पी टाइप अर्धचालक बनेगा। अच्छा, इसमें अगर 5 संयोजकता वाला आप द्रव्य मिला दें तो बन जाएगा एन टाइप अर्धचालक। तो अब इन दोनों में ये देखो कि बोरोन और आर्सेनिक में दोनों में संयोजकता किसकी 3 है, तो बोरान का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 5 5 होता है ना, तो इसकी बैलेंसी कितनी बनेगी 2 इंटू 3, भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 3 आया ना, तो इसकी बैलेंसी है 3, जब इसकी बैलेंसी 3 है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि आर्सेनिक की संयोजकता 5 होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, बोरोन से मादित किया हुआ जर्मेनियम। चलिए देखते हैं अति लघु क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। अब जिसने भी थ्योरी पढ़ी हुई है वो आसानी से ओम का नियम का वर्णन कर देगा, है ना। और जिसने भी ये नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन तक सारा कुछ करा दिया है और सरल परिपथ तक भी। तो वहाँ तक जितनी भी थ्योरी आप मेरी सारी वीडियो से देख सकते हैं आसानी से, जो जो क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं वो वीडियो में से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओम का नियम क्या होता है, वैसे ओम का नियम होता है यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो वी अनुक्रमानुपाती आई ये होता है ओम का नियम, या वी बराबर हो गया आई आर, ये हो गया, है ना, ये हो गया ओम का नियम। तो इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वाठीन धारा क्या है। तो ये सभी आपने लगभग पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ वाठीन धारा क्या होती है। तो किसी वैद्युत परिपथ में, और वो भी परिपथ कौन सा होगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा करने पर, मतलब धारा प्रवाहित करने पर यदि इसमें कोई शक्ति क्षय न हो यानी कोई शक्ति खर्च ना हो तो वो धारा कहलाती है वाठीन धारा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। जब देख लीजिए ये बोर्ड का ही पेपर है, बोर्ड का बनाया हुआ सेट है, तो आप मान के चलिए ये क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। तो अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर गए देख लीजिए इसका, कि किसी परिपथ में 0.2 सेकंड में धारा 10 से 5 एम्पीयर तक गिर जाती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत भाग बल कितना है 50 वोल्ट है तो प्रेरकत्व का आकलन कीजिए, ये पूछा गया है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जिसने भी पढ़ा होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ई बराबर होता है एल डी आई अपॉन डी टी, ये होता है माइनस में, ठीक है जी। तो अब हमें एल निकालना है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दीजिए। पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी आई अपॉन डी टी निकाल लीजिए। क्या करेंगे, डी आई अपॉन डी टी निकालेंगे। तो डी आई अपॉन डी टी कैसे निकलेगा, तो डी आई अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी इसने दिया है कितना 0.2 सेकंड दिया ना, तो वो वैल्यू हमें दे रखी है, और I2 I1 की वैल्यू दे रखी है।
तो कितनी कितनी दे रखी है, I2 की वैल्यू है मेरे पास कितनी, ये वैल्यू है 5 माइनस 10/0.2, ये दे रखा ना। ठीक है, तो कितना बचा, माइनस का 5/0.2, तो इसे हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, तो वैल्यू कितनी आई, -K25, ये आई ना। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में रख दीजिए, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, तो ई की वैल्यू है 50 दे रखी है ना, इक्वल टू एल, माइनस में होता फॉर्मूला, माइनस का आया है ये 25, तो इससे माइनस खत्म और इससे 2 बार जाएगा, तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 हेनरी। ठीक है, तो आंसर होगा इसका 2 हेनरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का नियम बहुत आसान है, ये भी इसी चैप्टर का है। देखिए इस चैप्टर से 2 नंबर आ चुके हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, नहीं सॉरी, किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत भाग बल होता है अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये लेंज का नियम है। ठीक है ना, यानी कि ये जो विरोध करेगा, धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। जो प्रेरित विद्युत भाग बल है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है, या फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा। तो ये आप लिख लेंगे। अच्छा, ये भी बात याद रखेंगे, जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर घ तो था ये, नेक्स्ट देख लीजिए, डे क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखी है हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी बहुत है। देखो R1 की वैल्यू हमें पता ही है, ये रहेगी पता, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इसने कहा कक्षा 3 की त्रिज्या क्या होगी, तो मैंने बताया है आपको थ्योरी में भी, तो R3 इक्वल टू होगा, जितनी भी पूछा जाए उसका वर्क कर दीजिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी वैल्यू दे रखी है। तो तीसरे की पूछिए, 3 का वर्क करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लगभग कितना आएगा, 4.77 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बार, ठीक है, इतने एंगस्ट्रॉम आएगी। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी एक परिघटना का नाम लिखिए जिसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से की जा सकती है और तरंग सिद्धांत से नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब कौन सा है ऐसी घटना, ये आपको बतानी है। तो इसमें जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है वही एक ऐसी घटना है, मतलब वही नहीं, और भी बहुत सारी घटना है। तो वो तो एक नॉर्मल घटना है कि उसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से की जा सकती है, तरंग सिद्धांत से नहीं कर सकते। जो चैप्टर है ना, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, तो उसमें एक घटना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो उसी पर आधारित है, मतलब पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट। तो उसकी व्याख्या हम क्वांटम सिद्धांत से कर सकते हैं, तरंग सिद्धांत से नहीं कर सकते। तो आप लिख सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से की जा सकती है, तरंग सिद्धांत से नहीं। इसके अलावा कॉम्पटन प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव की भी व्याख्या हम केवल क्वांटम सिद्धांत से ही कर सकते हैं। जीमान प्रभाव है, स्टार्क प्रभाव है, 4 आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ तो एक ही घटना का नाम पूछा गया है, लेकिन आपको मैंने 4 घटना बता दी हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि धातुओं व अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। देखिए धातुओं की जो प्रतिरोधकता होगी, अच्छा यहाँ भी ये ध्यान देना है, यहाँ बात प्रतिरोध की नहीं हुई है, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध की बात हुई है। ठीक है, तो धातुओं का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है कि ताप बढ़ने पर धातु के परमाणुओं के जो कंपन होते हैं आपस में वो बढ़ जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में बाधा आती है और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ρT बराबर होगा ρ0 और 1 + α/T। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसका अलग से फॉर्मूला है, ये पहले था बुक में, अब तो शायद नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कि प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। अगर केवल इतना ही लिखना होता कि बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन 2 नंबर में है तो थोड़ा आपको विस्तार से लिखना होगा, क्योंकि ताप बढ़ने पर धातु के परमाणु के कंपन बढ़ जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में बाधा आती है और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। इसका फॉर्मूला ये लिख देंगे हम। ठीक है, और उसके बाद ये भी बता देंगे जो जो वैल्यू हमने रखी हैं, मतलब जो फॉर्मूला लिखा था, जैसे ρT है वो क्या है, T ताप पर प्रतिरोधकता है, जितने ताप पर पूछी गई है ना, T ताप पर प्रतिरोधकता। और ρ0 क्या है, ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। ठीक है, और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा होता है ताप गुणांक, अल्फ़ा है ताप गुणांक। ठीक है, तो ये सब हम लिख देंगे। अच्छा, बात आई अब अर्धचालक की। तो अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप बढ़ने पर घट जाती है। ऐसा क्यों होता है, जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होगा, सहसंयोजक बंधन टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन मतलब जिन्हें कोटर बोलते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं,
जिससे आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है और प्रतिरोधकता घट जाती है। ठीक है ना। तो अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता होगी वो ताप बढ़ने पर घटेगी और धातुओं की बढ़ेगी। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। और एक बात ये भी याद रखना है कि अर्धचालकों का जो ताप गुणांक होता है, जो अल्फ़ा, ये वाला, ये जो बात करते हैं, तो अर्धचालकों का जो होता है वो माइनस होता है, अल्फ़ा नेगेटिव, ऋणात्मक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 1। चलिए आगे और देख लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर भी सकते हैं। तो संभारिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु भार जो होते हैं वो समान हों, वो संभारिक होंगे। और सब न्यूट्रॉनिक कौन होंगे? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वो सब न्यूट्रॉनिक होंगे। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो पोटेशियम 19K40 ये भी होता है ना। एक होता है 18 आर्गन 40, और इसके अलावा 20 कैल्शियम, ये भी 40। तो ये तीनों के जो परमाणु भार हैं वो बराबर हैं, 40 है, 40 नहीं है। तो ये है समभारिक, है ना। अब सम न्यूट्रॉनिक की बात कर लेते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक कौन से होंगे? जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जैसे C614 ये है, 7N15 और 8 और 16, है ना। इन तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? इसमें परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए तो सब के बराबर आएंगे। सब में कितना कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये तीनों हो जाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है ना, याद रखने हैं आपके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो किसी नेज अर्धचालक में बाह्य अशुद्धि को मिलाने पर वे एन टाइप व पी टाइप अर्धचालकों में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं और उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जब किसी निज अर्धचालक में हम कोई भी बाह्य अशुद्धि मिलाएंगे तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जब अशुद्धि तिर संयोजक हो तो वो पी टाइप अर्धचालक बनेगा, और जब पंच संयोजक अशुद्धि होगी तो वो एन टाइप अर्धचालक बनेगा। अच्छा, जब वो अर्धचालक बन जाएंगे, बाह्य अर्धचालक, तो उनकी जो चालकता होगी वो बढ़ जाएगी। तो आपको पहले इनके बारे में विस्तार से लिखना है। एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, कम से कम 4 लाइन तो लिखेंगे ही, और उसके बाद लिखेंगे इनकी चालकता बढ़ जाती है अशुद्धि मिलाने पर। ठीक है ना। एन टाइप जो होगा, एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक जो होंगे वो कोटर होंगे, और पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम क्या है? तो गॉस का नियम हम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अच्छा, ये 2 नंबर में है तो ये आपको कथन लिखना है बस केवल इसमें, और इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। तो गॉस का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या है? किसी प्रकाश के माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखिए। तो ये हमने पढ़ी है प्रिज्म वाले चैप्टर में, वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा, है ना, वर्ण विक्षेपण क्षमता। और इसमें ये 3 वैल्यू दे रखी हैं, लाल, बैंगनी तथा पीले रंग के अपवर्तनांक दे रखे हैं, और इसमें पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालनी है हमें। तो परिभाषा आप लिख देंगे। ठीक है ना, देखते हैं। और वर्ण विक्षेपण क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ओमेगा से डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात, फॉर्मूला है NV माइनस NR और अपॉन में NY माइनस 1। अच्छा, इन तीनों के अपवर्तनांक देख रखे हैं। V मतलब बैंगनी, R मतलब रेड, Y मतलब येलो, पीला, है ना। तीनों डिजिट हमें दे रखे हैं। अच्छा, अब NV की वैल्यू है कितनी हमारे पास? आप देख सकते हैं NV की वैल्यू दे रखी है उसने 1.62, तो वैल्यू रखेंगे 1.62, है ना, माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है रेड की? 1.52, और इसकी वैल्यू कितनी है 1.60 माइनस 1। ये आपको सॉल्व करना है और वर्ण विक्षेपण क्षमता निकल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, और इसमें दिया है कि समान लंबाई के चांदी के 2 तारों का व्यास दे रखा है 1:3, तो उनके विशिष्ट प्रतिरोधों तथा वैद्युत प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कितना क्वेश्चन फंसाने वाला है। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो मतलब जिसे नहीं पढ़ा है ठीक से, तो वो क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, रो बराबर होता है RA/L, है ना। तो अब इसमें एक बात याद रखनी है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है पदार्थ पर। ठीक है, ना कि लंबाई और व्यास पर नहीं करेगा, आयाम पर निर्भर नहीं करता है। तो कितना भी अनुपात हो, अगर समान, उसने क्या कही, देखो समान लंबाई के चांदी के 2 तार हैं, यानी चांदी के ही है ना दोनों तार, तो दोनों का अनुपात जो होगा ρ1 अनुपात ρ2 वो 1 होगा। उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। आप क्या करेंगे कि चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, तार के आयाम पर नहीं, अतः ρ1 अनुपात ρ2 बराबर हो जाएगा 1:1, है ना। तो इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगी निकल के। अब
लेकिन अब हम निकालेंगे दूसरी चीज़ें। उसने प्रतिरोध भी पूछा है, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू हो गया लो एल अपॉन ए, है ना। और ए कहाँ से निकालेंगे, ए निकालेंगे व्यास से, व्यास का अनुपात दे रखा ना मैं, तो व्यास से हम ए निकाल के लंबाई समान हो गई, रो हट गया, तो कैसे निकालेंगे कि R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा A2 बटे A1। और A1 A2 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, व्यास से निकालेंगे हम। व्यास कितने कितने हैं हमारे पास देख लीजिए एक बार, ये वैल्यू हो जाएगी कि R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा A2 बटे A1। और ए कैसे निकालेंगे भाई, पहले व्यास दे रखा तो त्रिज्या कितनी होती है आधी, तो पाई आर स्क्वायर, है ना, यही वैल्यू होगी ना। अब आर की जगह कितना हो जाएगा D/2। अब डी कितना है, एक का 1 है एक का 3 है, तो 3 का वर्ग कर देता हूँ सीधा ही, क्योंकि जो पाई आर स्क्वायर होगा भाई पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 3/2 का वर्ग, और नीचे भी इतना ही 1/2 का वर्ग वो बना है, वो आपस में काट देंगे, तो बटे 1 का वर्ग ऐसे कर देंगे डायरेक्ट ही। तो कितना आ जाएगा 9/1, तो अनुपात कितना आ जाएगा 9:1, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आएगी इसकी, ये क्वेश्चन इतना हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि समान चुंबक क्षेत्र बी में एन फेरो तथा ए क्षेत्रफल वाली कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, जबकि कुंडली की अक्ष व चुंबक क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है। तो हमें निकालना है ये टो बराबर NIAB साइन थीटा, इसकी उत्पत्ति करनी है हमें, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 प्रत्यावर्ती धारा से है, तो ये आपको करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब सारा सॉल्यूशन तो यहाँ नहीं करा सकते, इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक 500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और 1000 फेरों की संख्या की कुंडली को 2 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबक क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.2 सेकंड में 180 कोण घुमाया जाता है। तो यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी सवाल है चैप्टर नंबर 11 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें ई निकालना है, और ई की वैल्यू क्या है, ई बराबर -kn और डेल फाई अपॉन डेल टी, ये लिखेंगे आप, है ना, कि हम जानते हैं इतना। अब एन की वैल्यू हमें दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, अब फाई पर रखना है मतलब फोकस। अब फाई कैसे निकालें, तो डेल्टा फाई निकालें फिर हम, तो फिर कैसे निकालें, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा φ2 - φ1। अच्छा, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं हम, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि ई बराबर होगा -kn और डेल फाई अपॉन डेल टी, है ना। तो ये वैल्यू हम फिर आगे क्या करने वाले हैं, हम डेल फाई निकालेंगे। डेल फाई कैसे निकलेगा, डेल फाई बराबर हो जाएगा φ2 - φ1, दो एंगल दे रखे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी -2BA। अब बी की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू भी है ना। तो अब -2BA निकाल के डेल फाई निकल जाएगी, और जब डेल फाई निकल जाएगी तो हम वहाँ से ई निकाल लेंगे। तो ई की वैल्यू निकलने के बाद इसमें धारा और पूछी है ना, धारा और पूछी है, तो धारा आई बराबर ई अपॉन आर। अब इस प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे जो दे रखा है उसने, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देहली आवृत्ति पूछी गई है। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, सोडियम धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले नारंगी प्रकाश द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो गया, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, न्यूनतम आवृत्ति, है ना, तो वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। अब इसमें जो ऊर्जा दे रखी है हमें ईवी में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे इससे तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो ये जो ई दे रखी है इसे बदलेंगे जूल में, तो जूल में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 10⁻⁻90, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई जूल हो जाएगी। तो ई बराबर HC अपॉन लेमडा, तो HC अपॉन लेमडा से निकालेंगे, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा HC अपॉन ई। फिर हम ये देखने वाले हैं क्या लेमडा की वैल्यू 7000 से ऊपर है या नहीं है। तो अगर 7000 से ऊपर है तो प्रकाश उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। अधिकतम तरंग दैर्ध्य कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया है, अगर ये कम रह गई वैल्यू तो उससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। और विस्तार से देखने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं इसके लिए भी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए और लेंज के नियम का महत्व समझाइए। तो फैराडे ने 2 नियम दिए हैं हमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड, तो आप उसे जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो आप जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन देख लीजिए और इन्हें सॉल्व कर लीजिए। और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ के साथ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये 200 वोल्ट दिया है, 15 माइक्रोफैरड और आर की वैल्यू दे रखी है।
तो इसने कहा है कि विभवांतर की गणना करनी है हमें। तो हम पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ से आई निकालेंगे। तो आई कैसे निकलेगा, तो आई निकालने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है, देखो एफ़ की वैल्यू दे रखी है, एफ़ हो गया 50 हर्ट्ज। तो पहले क्या निकालेंगे, एक्स सी, तो एक्स सी बराबर 1/2 एफ सी, है ना, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, फिर निकालेंगे, आर तो है ही हमारे पास, एक्स सी निकल गई है, तो जेड निकाल लेंगे। तो जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अच्छा, जब जेड जेड निकल जाएगी तो आई निकाल लेंगे। तो आई बराबर वी अपॉन जेड। जब जेड आई निकल गई तो अब तीनों की वैल्यू निकालनी है हमें, दोनों की, विभांतर की। तो विभांतर क्या हो जाएगा कि वी बराबर आई एक्स सी और दूसरा हो जाएगा वी बराबर आई आर। तो इतना सॉल्यूशन करना है हमें, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये ट्रांसफार्मर दे रखा है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में ये फेरों की संख्या दी हुई है, प्राथमिक कुंडली की वोल्टता दे रखी है, तो ज्ञात करना परिनमन अनुपात और द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो परिनमन अनुपात होता है वो इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर बराबर होता है एन एस बटे एन पी, ठीक है, ये होता है। अब एन एस क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या वो कितनी है 600, और एन पी कितना है 150, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, है ना। अब आर की वैल्यू है, वी की वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना है, आर है परिनमन अनुपात। अब हमें निकालना है क्या, उसने पूछे द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। अब जो द्वितीय वोल्टेज होता है उसका भी फॉर्मूला यही होता है, आर बराबर वी एस बटे वी पी, और वी पी की वैल्यू हमें दे रखी है। आर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, वो आई है अभी 4 ही आई है ना, तो 4, और वी एस निकालना है, इसकी वैल्यू 220, तो कितना हो जाएगा 880, तो 880 वोल्ट आएगा, है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप देख लीजिए, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए वैल्यू दे रखी है। तो ये चैप्टर नंबर 13 से है सवाल। तो अधिकतम मान पूछा चुंबकीय क्षेत्र का, तो E0/B0 बराबर C होता है, वहाँ से निकाल लेंगे, कोणीय आवर्ती भी निकाल लेंगे, तरंग दैर्ध्य भी निकाल लेंगे। अब इसने अगला क्वेश्चन पूछा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का वर्णन कीजिए, जहाँ से हम फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं और दीप्त फ्रिंज की अव्यंजक निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला आपको करना है। फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो डब्ल्यू बराबर होती है डी लैम्डा अपॉन डी, तो पर्दे की दूरी पर, तरंग दैर्ध्य पर, और स्लिट झिर्री या रेखा चित्र जो भी उन्हें बोलते हैं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, और ये पूछा गया है इसके बारे में, ठीक है, आप देख लेंगे क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और यही आने वाले हैं अगले एग्जाम में, और जो हर जहाँ भी हम देख रहे हैं प्री बोर्ड का यही पेपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, किरचॉफ के नियम की सहायता से इसे समझाना है। तो ये मैंने पिछले ही चैप्टर में, मतलब पिछले ही वीडियो में चैप्टर समझाया है पूरा, तो उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत भी बताया है, ठीक है। तो उससे आप कर लेंगे। अगर ये नहीं करना है तो आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, किसी वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखिए और परिपथ की सहायता से ये हमें समझाना है, मतलब निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात करना है ये वाला। अच्छा, ये सवाल मैंने कई बार बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला आता है कई बार, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि जब किसी दिष्ट धारा परिपथ में संधारित्र और प्रतिरोध दोनों एक लाइन में लगे हों, तो उस धारा मतलब लाइन में जो धारा होती है वो कभी कभी प्रवाहित होती है, इसलिए इसे नेगलेक्ट कर देते हैं हम। और 2 ओम 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, है ना, और 1 ओम वैसे श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 4, आई की वैल्यू 4 आ जाएगी ना। और फिर ए और बी के बीच विभवांतर पूछा है, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं ये कह रहा हूँ ये जो लाइन है इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना, क्योंकि दोनों इसमें एक ही लाइन में लगे हुए हैं, प्रतिरोध और संधारित्र। जब ये लाइन नहीं मानी जाएगी तो 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, ये वैसे श्रेणी क्रम में हो गया, तो तीनों 6 हो गए, 3 2 5 और 6, तो आई बराबर होगी 24/6। तो आई बराबर कितनी आई 4 एम्पियर, आई होगी 4 एम्पियर। अच्छा, अब आई होगी 4 एम्पियर, तो ए और बी के बीच विभवांतर, जिधर से प्लस होता है उधर से बीच गिना जाएगा, ये होगा ए और बी का बीच। तो वी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आई आर। आई कितना है 4, आर कितनी है 5, तो 5 चौक 20 वोल्ट, समझ रहे हैं ना। एक बार और बता देता हूँ कि वी बराबर आई आर, ये होगी 4, ये होगी 5, तो ये हो गया 20 वोल्ट, ये हो जाएगा, हाँ। और संधारित्र पर आवेश पूछा है, तो इस पॉइंट तक विभवांतर निकाल लीजिए, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 × 4 कर दीजिए, तो V = 2 × 4, तो कितना होगा 8। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 माइक्रोफेरेड पर आवेश पूछा ना, तो हो जाएगा Q = CV। सी कितना है 10 माइक्रोफेरेड, 10 × 10⁻⁶, यहाँ तक कितनी वैल्यू आई 8, इससे एक पावर कैंसिल आउट कर दो, तो 8 × 10⁻⁵ 5 है, तो इतने कूलम आवेश।
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर जिस पर आते हैं तो वो न्यूमेरिकल ही को ही प्रेफरेंस दे, थ्योरी को ना दे। ये बात मेरी ज़रूर याद रखेंगे आप कि अगर न्यूमेरिकल आता है तो, अगर थ्योरी आती है, दोनों आते हैं तो आप न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है, फिक्स नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। मैं कहता हूँ ये तो डेरिवेशन आप रट के ही जाइए, ये डेरिवेशन जरूर आने वाली है इन दोनों डेरिवेशन में से। अच्छा, ये दोनों डेरिवेशन मैंने अपने वीडियो में भी कराई हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बुक से चाहें बुक से कर लीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं वहाँ से कर सकते हैं, कर लीजिए, मतलब कर के ही जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर से आ नहीं रही हैं ये, तो इस बार ज़रूर आने की संभावना। देखो 5 ही नंबर में आएगी ये, है ना, ठीक है। इसके अलावा देखो ये न्यूमेरिकल दिया है, और ये जो न्यूमेरिकल है ये दिया है विवर्तन से, तो विवर्तन वाले चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है, 5 नंबर का, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। इसमें केवल क्या करना है, केंद्रीय चेस्ट की कोणीय चौड़ाई पूछी है तो 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई लगाना है। ई की वैल्यू है 1/10⁻⁻5 मीटर, और लैम्डा दे रखी है, और ये हमें पूछा गया है थोड़ा सा डेरिवेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है। एनवी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होती है, बामर व पास्टन की प्रथम रेखा की ऊर्जा ईवी में ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 11 है सेकंड फिजिक्स में, बहुत आसान ही क्वेश्चन है ये, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, ठीक है। इसके अलावा ये देख लीजिए, नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन में अंतर, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके लिए संभावना रहेगी आप 70 में से 65 से प्लस नंबर लेके आएंगे, ठीक है। और ये आज 9वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड का 5 नंबर का। अच्छा, इस चैप्टर से संधि डायोड से तो आना ही आना है 6 या 7 नंबर का, तो इस चैप्टर को भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ठीक है। ये इसका न्यूमेरिकल दिया है। अच्छा, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। वीडियो क्योंकि थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैंने जितने भी मतलब पूरा पेपर दिखा दिया है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। इसी पेपर के अकॉर्डिंग बोर्ड में भी पेपर आएगा, तो तैयारी करके जाएँ बहुत अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। अभी तैयारी करा रहे हैं हम धीरे धीरे, मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, और अच्छी लगें तो लाइक करें, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।